पिछले वीडियो यानी पार्ट 16 में हमने भारतीय संसद के राज्यसभा एवं लोकसभा को समझा। आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 भाग 5। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देश में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र का मूल आधार होता है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। इसके अलावा केंद्र या राज्य द्वारा बनाए गए कानून यदि गलत हो तो उन्हें अवैध ठहराने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को होता है। संविधान के किसी अनुच्छेद की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को होता है। इन्हीं सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। भारत में एकल न्याय प्रणाली लागू है। भारत में सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की बात कही गई। इसी कानून के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। फिर 1912 में इस सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता में स्थापित इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। आज़ादी के बाद नए संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 के अंतर्गत वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम हीरालाल जेकानिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की निर्धारित करने का अधिकार संसद को होता है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 32 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश कहीं से भी सुनवाई कर सकते हैं। न्यायाधीश बनने की योग्यता: वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत के किसी भी हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, वह व्यक्ति भारत के किसी भी हाईकोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के नज़र में कानून का एक अच्छा जानकार हो। हालांकि इस योग्यता के आधार पर अभी तक कोई न्यायाधीश नहीं बना है। अब मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यद्यपि यह नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही होती है। इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद ही नियुक्ति करते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर प्रायः सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले भारत के राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। 1993 एवं 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियन पद्धति से किया जाएगा। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से लिखित सलाह लेने के बाद जिन नामों की सिफारिश करेंगे उन्हीं में से न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 126 के अनुसार यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज। अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट का कोरम यानी जो 5 पूरा न हो, तब राष्ट्रपति हाईकोर्ट के वैसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो उन्हें तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण के राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति दिलवाता है। अब कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य सभी न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। यदि इस बीच वह स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को दे सकता है। यदि भारत सरकार उसे हटाना चाहे तब संसद द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। यह महाभियोग की प्रक्रिया 2 आधार पर लाया जा सकता है। पहला शारीरिक असमर्थता, दूसरा साबित भ्रष्टाचार। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। अनुच्छेद 124 भाग 4। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है। यदि यह प्रक्रिया लोकसभा से शुरू होता है तब उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। यदि यह प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होता है तो उस पर 50 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में शुरू किया गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष इसे जांच करने के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाते हैं। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, दूसरा भारत के किसी भी हाईकोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, तीसरा अध्यक्ष के नज़र में कानून का बहुत अच्छा जानकार व्यक्ति होना चाहिए। यदि यह समिति लगाए गए आरोपों को सही पाती है तब लोकसभा इस पर चर्चा करने के बाद अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर यह इस प्रस्ताव को राज्यसभा के पास भेज देते हैं।
यदि राज्यसभा भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दे तब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद न्यायाधीश अपने पद से हट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार एवं कार्य। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस पर मामले आते हैं जिस पर सुनवाई करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही होता है, जैसे 2 से अधिक राज्यों के बीच का मामला हो अथवा केंद्र एवं राज्य के बीच का मामला हो या मौलिक अधिकार से संबंधित मामला हो। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय है। देश के सभी हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाता है। इसी तरह किसी भी संवैधानिक मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम माना जाता है। देश के किसी भी हाईकोर्ट के द्वारा यदि किसी सिविल मामला में कोई निर्णय दिया जाता है तब उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी फौजदारी मामले में हाईकोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से आजीवन कारावास या मृत्युदंड का फैसला दिया गया हो तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तीसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, अनुच्छेद 137। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी वैसा कानून बनावे जो संविधान के विपरीत हो तथा सुप्रीम कोर्ट जांच करने के उपरांत उस कानून को ही रद्द घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इसी अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है। चौथा, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के तौर पर भी काम करता है। अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय लिखित एवं सुरक्षित होते हैं जिससे निचली अदालत साक्ष्य के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने की स्थिति में उसे सजा देने का अधिकार भी प्राप्त है। पांचवा, मौलिक अधिकारों का रक्षक, जो अनुच्छेद 32 में मैंने चर्चा कर दिया था। छठा, अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार, अनुच्छेद 139 को। यदि सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे से संतुष्ट नहीं है तब वह उसे सुनवाई हेतु अपने यहाँ मंगा सकता है या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भी भेज सकता है। सातवां, सलाहकारी अधिकार, अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति को कभी भी किसी मुद्दे पर जो सार्वजनिक महत्व का हो उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राय देने या न देने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति भी सलाह मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के संबंध में सलाह मांगा था, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वेंकट चिलैया ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। धन्यवाद।